नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। और जनमत में सबसे पहले बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में आम चुनाव से महज 48 घंटे पहले एक बार फिर से हिंदू समुदाय पर हमले की खबर आ गई। आपको बता दें कि मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उप जिला में एक हिंदू चावल व्यापारी जिसका नाम सुषेन चंद्र सरकार है, उनकी ही दुकान में कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। त्रिशाल पुलिस स्टेशन के अधिकारी इंचार्ज यानी ओसी मोहम्मद फिरोज हुसैन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। मृतक मेसर्स भाई भाई इंटरप्राइजेस के मालिक थे और दक्षिण कांडा गांव के निवासी। पुलिस के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बोगरा बाजार चौराहे की है। बताया गया कि व्यापारी उस समय दुकान पे अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावर दुकान में घुसा और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी शटर बंद करके ताला लगा के मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के बीच भय और आक्रोश का माहौल लगातार बांग्लादेश में बना हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। समुदाय के नेताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। अंतरिम सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा। मंगलवार को जनरल नरवणे ने इस पूरे मामले में पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पब्लिशर के बयान का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, यही किताब का वर्तमान स्टेटस है। उनका यह संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट संदेश उन तमाम अटकलों और आरोपों के बीच आया जो बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी लगा रहे थे। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरवणे जी की अप्रकाशित अनपब्लिश्ड किताब के कुछ अंश का हवाला दिया। सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध तुरंत जताया। इसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर तीखे बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस किताब के प्रकाशन में देरी कर रही है, क्योंकि इसमें ऐसे संवेदनशील तथ्य हो सकते हैं जो सरकार को असहज स्थिति में डाल सकती है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब दिल्ली पुलिस ने किताब के कुछ अंश के कथित अवैध प्रसार को लेकर मामला दर्ज किया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस का कहना है कि अनपब्लिश्ड सामग्री को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लीक करके कॉपीराइट कानून का उल्लंघन भी है। इस एफआईआर के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून के दायरे में उठाया गया कदम बता रहे हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यानी वो किताब जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार हंगामा कर रहे थे, पूरा बजट सत्र उन्होंने शुरुआती 10 दिन तबाह कर दिए, चलने नहीं दिया, वो पब्लिश नहीं हुई है और उसके कुछ अंश को गलत तरीके से बिना अनुमति के वो सार्वजनिक कर रहे हैं। पब्लिशर का कहना है कि यह किताब तय समय और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही प्रकाशित की जाएगी। जनरल नरवणे ने इसी बयान का समर्थन कर दिया और राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोत दी गई। यह संकेत दिया गया कि फिलहाल किताब की स्थिति को लेकर फैलाई जा रही अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि विपक्षी दल इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि जनरल नरवणे की किताब में अग्निपथ योजना, लद्दाख में चीन के साथ हुए सैन्य गतिरोध और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसलों से जुड़े ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो मौजूदा सरकार के राजनीतिक रूप से असहज उनको कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इन मुद्दों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए दबाव बना रही है ताकि चुनाव माहौल में कोई नकारात्मक संदेश ना जाए। वहीं सरकार पक्ष का तर्क है कि ये पूरी जो बहस है वो ही बेबुनियाद है और बिना प्रकाशित किताब, मतलब जो किताब छपी नहीं है, उसके अंश को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी सदन से लेकर सदन के बाहर तक एजेंडा बना रहे हैं।
भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर राहुल गांधी जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। जनरल नरवणे की किताब उनके सेना प्रमुख के रूप में कार्यकाल, सैन्य सुधार और रणनीतिक निर्णयों पर आधारित बताई जा रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इसमें कई संवेदनशील विषयों का उल्लेख हो सकता है। हालांकि उनका हालिया बयान संकेत देता है कि वे इस विवाद को फिलहाल पब्लिशर और कानूनी प्रक्रिया पर छोड़ देना चाहते हैं। कुल मिलाकर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर छिड़ा ये सियासी संग्राम, मतलब उस किताब को लेकर सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। किताब के औपचारिक रूप से प्रकाशित होने तक इस पर राजनीति जारी रहने की संभावना है। अब सभी की नजरें पेंगुइन रैंडम हाउस की अगली घोषणा और कानूनी प्रक्रिया के परिणाम पर टिकी हैं, जो तय करेंगी कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने संसद की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्रवाई में भाग न लेने का फैसला कर लिया है। इस मामले पर 9 मार्च को विचार किया जाएगा, इसकी संभावना भी है, जो बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा। इस दिन यह तय किया जा सकता है कि सदन में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जाए या नहीं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष लगातार लोकसभा अध्यक्ष पर यानी ओम बिरला पर निष्पक्षता न बरतने और सत्ता पक्ष के झुकाव में रहने की बात कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही के संचालन में अध्यक्ष का रवैया एक तरफा रहा है। उन्हें जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। यह बात राहुल गांधी है, बल्कि उनको 46 मिनट बोलने के लिए कहा गया था और 46 मिनट उन्होंने बोला भी। इसी असंतोष के चलते विपक्षी दलों ने संविधान की अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। मंगलवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जानकारी दी कि यह नोटिस दोपहर 1:14 पर लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 94C के अंतर्गत औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से जमा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। इसको लेकर सियासी हलकों में कई तरीके की बातें भी हो रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार उन्हें सदन में बोलने और जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया। अब विपक्ष का कहना है कि कार्यवाही के दौरान उनके सवालों को अनदेखा किया गया और सरकार को अनकंफर्टेबल यानी असहज करने वाले मुद्दों पर चर्चा से बचा दिया गया। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि अध्यक्ष की भूमिका एक निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी की बजाय सत्ता पक्ष के समर्थक के तरह लगी, जो संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और विपक्ष के कदम को राजनीतिक नौटंकी बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित कर रहा है और जब उन्हें मन मुताबिक मंच ना मिलता है तो वो अध्यक्ष पर हमलावर हो जाते हैं, सवाल खड़े करने लगते हैं। तर्क है कि लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व सदन की मर्यादा बनाए रखना और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना होता है। उन्होंने पूरी निष्पक्षता और संतुलन के साथ अपनी भूमिका निभाई है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए यह अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की संभावना बेहद कम है। सत्ता पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में प्रस्ताव राजनीतिक तौर पर अधिकतर प्रतीकात्मक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार विपक्ष इस कदम के जरिए सरकार और अध्यक्ष पर नैतिक दबाव बनाना चाहता है और संसद में अपनी आवाज को और मुखर तरीके से उठाने की कोशिश हो रही है। इस बीच सूत्र ये बता रहे हैं, जानकारी सामने आ रही है कि अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही से खुद को अलग रखने का फैसला किया है। इस संसदीय परंपरा और मर्यादा के अनुरूप कदम माना जा रहा है ताकि किसी भी तरह के पक्षपात के आरोप से बचा जा सके। 9 मार्च को बजट सत्र का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय की जा सकती है। उस दिन सदन में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उस पर विस्तृत बहस होगी और फिर मतदान कराया जा सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष का मजबूत आंकड़ा है, ये पारित नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें स्पष्ट रूप में नजर आ रही क्योंकि उतने संख्या में सांसद नहीं है विपक्ष के पास। बजट सत्र के दौरान पहले से ही सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद की कार्यवाही के केंद्र में रहने की संभावना है।
कुल मिलाकर विपक्ष द्वारा लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव न सिर्फ संसदीय इम्तिहान में एक अहम घटनाक्रम है, बल्कि ये सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास और टकराव को भी दर्शाता है। अब सभी की निगाहें 9 मार्च पर टिकी हैं, जब इस प्रस्ताव के आगे की दिशा और दशा तय होगी। संसद की राजनीति को लेकर नई तस्वीर उसके बाद ही सामने आएगी। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है, उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बढ़ेंगे आगे और आज बात करेंगे एक और तस्वीर की। किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो याद दिला दे आपको, वो 4 फरवरी वाला है, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए आने वाले थे, वो नहीं आ पाए। उसके पीछे की वजह अब खुलकर सामने आ गई है इन तस्वीरों के माध्यम से। वो आप देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो संसद की गरिमा, लोकतंत्र के मर्यादा और राजनीतिक मानसिकता का एक आईना है। वीडियो में साफ देख रहा है, आप देख भी सकते हैं, संसद की कार्यवाही चल रही है। 4 तारीख को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने आने वाले थे, लेकिन उसी दिन विपक्ष ने अपनी महिला सांसदों को आगे कर दिया और ऐसा कृत्य किया जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उस दिन सिर्फ शोर नहीं था, उस दिन सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री की सीट की ओर बढ़ने की कोशिश हुई। माहौल इतना तनावपूर्ण बना दिया गया कि हालात बेकाबू हो सकते थे। और आज उस घटनाक्रम के 6 दिन बाद वो पुराना वीडियो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सबसे अपमानजनक और गिरते हुए व्यवहार पर गर्व की अनुभूति कर रही है, और अगर उस दिन स्थिति थोड़ी और बिगड़ जाती तो संसद में गंभीर टकराव हो सकता था। दरअसल शुरुआत कहां से हुई वो समझ लीजिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक AI वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की संसद में गैर हाजिरी को लेकर निशाना साधा गया। जवाब में किरण रिजिजू ने उस दिन का वीडियो जारी कर दिया जिस दिन प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए थे, इस प्रकार के हंगामे की वजह से। आपको बता दें कि सवालों पर समझना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किस प्रकार से AI जनरेटेड वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री मोदी का मजाक गांव चौराहों पे आप उड़ा सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। सवाल सीधा है, कांग्रेस से क्या संसद की गरिमा से बहुत बड़ा है उनका राजनीतिक एजेंडा? और अगर उस दिन हालात बेकाबू हो भी जाते तो उसकी जिम्मेदारी लेता कौन? आज देश ये जानना चाहता है, क्या प्रधानमंत्री की सीट को घेरने की कोशिश लोकतांत्रिक विरोध है या फिर संसदीय मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है? क्या AI के सहारे राजनीति करने वालों को अब असली वीडियो का सच चुभ रहा है क्या? क्योंकि मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, यह मामला संसद की गरिमा का है, यह मामला राजनीतिक संस्कृति का है, और सबसे बढ़कर यह मामला नियत का है। विरोध का मतलब PM की कुर्सी घेरना नहीं हो सकता। विपक्ष ने महिला सांसदों को किस प्रकार से राजनीतिक ढाल बनाया वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और NDA के MPs बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस MPs ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है, और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला MPs थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। केंद्र सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से तैयार फर्जी एवं भ्रामक कंटेंट पर लगाम कसने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब सोशल मीडिया मंचों जैसे X, जो पूर्व में ट्विटर था, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को किसी सक्षम सरकारी अधिकारी या अदालत के निर्देश पर ऐसे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये समय सीमा पहले 36 घंटे थी, जिससे अब काफी कम कर दिया गया है 3 घंटे। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी
जो ये विभाग है उसके नियम के तहत इसमें 2021 में संशोधन कर इसे अधिसूचित किया था। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। मतलब इन संसाधनों के जरिए पहली बार एआई से तैयार और बनावटी कंटेंट को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। नए नियम, नए रूल्स के अनुसार ध्वनि, दृश्य या ऑडियो विजुअल जानकारी और बनावटी रूप से तैयार की गई कोई जानकारी की स्पष्ट परिभाषा दे दी गई है। इसमें ऐसी सभी सामग्री शामिल होंगी जिन्हें एआई तकनीक के जरिए इस तरह तैयार या बदला गया है कि ये वास्तविक और प्रमाणिक प्रतीत हों। हालांकि सामान्य एडिटिंग, शैक्षिक उद्देश्य से किया गया संपादन, डिजाइन कार्य और अच्छे इरादों से किए गए रचनात्मक कार्य इस परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे, बाहर रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि अब एआई से बनी सामग्री को भी सूचना की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए वही कानूनी मानक लागू होंगे जो अन्य डिजिटल कंटेंट पर होता है। इसका मतलब है कि गैर कानूनी एआई कंटेंट पर भी अब उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी, भ्रामक या आपत्तिजनक या डीपफेक कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती है या शिकायत प्राप्त होती है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटा देना होगा। समय सीमा को उल्लंघन होने पर सीधे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मतलब जिस भी सोशल मीडिया साइट पर वो पड़ा है, जिम्मेदारी उनकी होगी। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले किसी भी एआई जनरेटेड वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से लेबल करना जरूरी होगा। प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सामग्री पर साफ साफ लिखा हो कि एआई से तैयार किया गया है। जहां जानकारी रूप से संभव हो पाए वहां स्थायी मेटा डेटा, डिजिटल पहचानकर्ताओं के जरिए भी उसकी पहचान कराई जाएगी। केवल यूजर की घोषणा पर भरोसा नहीं होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी तकनीकी प्रणालियों और एआई डिटेक्शन टूल्स के माध्यम से ये जांच करनी होगी कि कंटेंट वास्तव में एआई से तैयार किया गया या नहीं तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए नियमों में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्रियां बिना अनुमति किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या वीडियो के एआई बना देना, ये तमाम खिलाफ होगा इस नियम के। ये कंटेंट पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, ये भी स्पष्ट कर दें। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी शिकायत या सरकारी आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत कार्रवाई करनी होगी, सामग्री हटानी होगी। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी नए आईटी नियमों को मानती नहीं है तो उसकी कानून सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अब केवल कंटेंट पोस्ट कर देने वाला यूजर ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म खुद भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सोशल मीडिया कंपनियों को सिर्फ शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे रोकने के लिए मजबूत तकनीकी तंत्र विकसित करना होगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को एआई से जुड़े खतरे और नए नियमों के बारे में भी लगातार बताते रहना होगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट डीप फेक और एआई पर सरकार ने की है। एआई कंटेंट हटाने की डेडलाइन अब 3 घंटे तक कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी जितना वो कंटेंट डालने वाले व्यक्ति की होगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिला, युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने भाग लिया। यह सम्मेलन सनातन संस्कृति, सामाजिक चेतना और राष्ट्रहित के विषयों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में धर्मयोद्धा और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने सनातन संस्कृति की महत्ता, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समाज से जागरूक रहने, सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज में एकता, समरसता, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया और युवाओं से राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की गई। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से कार्यक्रम को सफल माना गया। हापुड़ ये वीरों की भूमि है। ये पूरा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के मुगलों के, मंगोलियों के, ईरानियों के, तुर्कों के सभी के लुटेरे आए
लेकिन हापुड़ के आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और उनको पराजित किया और इस क्षेत्र को हिंदू बनाए रखा। यहां पर एक जमाईपुरा है। जमाईपुरे को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, पता भी है क्या एक जमाईपुरा है? जमाईपुरा नाम का मोहल्ला है आपके जिले में, जहां पर जमाई मतलब दामाद शादी करने के लिए आता है, बेटी के साथ शादी करता है और वही रह जाता है। उनमें से कितने पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनमें से कितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनमें से कितने रोहिंग्या है? कोई जांच होती है क्या? नहीं। अब आम हिंदू सोचता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे घर में तो नहीं आया ना। ज्यादा से ज्यादा हिंदू और थोड़ा बड़ा होकर सोचेगा तो कहेगा कि मेरे गली में नहीं आया ना। लेकिन आज ध्यान रखना, आपके क्षेत्र की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है। एक तो अब बच्चे पैदा नहीं करते। मैं अभी देख रहा था आपके ग्रामीण क्षेत्र का हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है 1.3, मतलब 2 हिंदू मिलके 1.3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप इतने बच्चे कम पैदा करेंगे तो अगली पीढ़ियों में 4 मकान में रहने के लिए भी बच्चे होंगे क्या? अब तो कम से कम 2 है। मैं रास्ते से जब आ रहा था, नोएडा से इतनी हरियाली, इतने बड़े बड़े आम के पेड़, बड़े बड़े बागान, बड़ी बड़ी खेती, लेकिन मैं देख रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने कहा कि आज 2026 में मुझे यहां पर पुलिस सिक्योरिटी में आना पड़ रहा है, क्योंकि सुरेश चौहान के जो टीवी पर कठमुल्लों को ठोकता है वो इस एरिया में आएगा तो कुछ कठमुल्ले विरोध भी करेंगे, ऐसा पुलिस वालों ने सोचा होगा। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, उनको सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि सुरेश चौहान क्या अब हिंदू को जगा कर जाने वाला है। सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित पर जोरदार संदेश, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी का ये ओजस्वी संबोधन आपने सुना। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए थे, विशेष तौर पर महिलाएं। मातृशक्ति और युवाओं की ऐतिहासिक भागीदारी पर बोलते नजर आए धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी। उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपको बता दें कि यहां पर बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित पर जोरदार संदेश देते हुए धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने वहां पर कई लोगों को सम्मानित भी किया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। 8 फरवरी 2026 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के दौरान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित कुछ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच के नाम पर हिंदू महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र और अन्य धार्मिक आभूषण उतरवाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखिए, इस मामले को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने कड़ा विरोध जताया, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। सोमवार को समिति से जुड़ी महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समिति का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और मेटल डिटेक्टर जांच के नाम पर महिला परीक्षार्थियों को उनका मंगलसूत्र उतरवाया गया और उनके अन्य धार्मिक आभूषण जबरन उतरवाए गए, उनको मजबूर किया गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं समिति का दावा है कि अन्य धर्मों की महिलाओं को उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि सीटीटी के एडमिट कार्ड या आधिकारिक दिशा निर्देश में मंगलसूत्र हटाने से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। इसके बावजूद परीक्षा केंद्रों पर ऐन वक्त पर महिला अभ्यर्थियों को अपने कीमती आभूषण उतारकर असुरक्षित स्थान पर रखने के लिए बाध्य किया गया, जिससे उनके मानसिक तनाव का उनको सामना करना पड़ा। ज्ञापन में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, धार्मिक प्रतीक धारण करने की स्वतंत्रता है। समिति ने सवाल उठाया है कि जब अन्य धर्मों के धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दे दी जाती है तो केवल हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र पर ही आपत्ति क्यों की गई। समिति ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही बताया और कार्रवाई की मांग की है दोषी अधिकारियों पर।
ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। सीटेट में मंगलसूत्र विवाद जो है उस पर हिंदू संगठनों का किस प्रकार का विरोध रहा, उससे संबंधित ये खबर। सब निकाल कर परीक्षा के लिए आने के लिए बताया था, तो ये जो घटना घटित हुई है इसका तीव्र विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं और जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देने वाले हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में पति के निधन के बाद में ही हिंदुओं की जो पत्नियां रहती है तो वो मंगलसूत्र निकालती है। तो ये अधिकारी कौन होते हैं कि हिंदुओं की धार्मिक भावना जो है, जो परंपरा है हमारी, तो उसको तोड़ के इन्होंने ये ऐसा किया है कि वो मंगलसूत्र जो है तो वो निकाले। और दूसरी जगह हम देखते हैं तो भारतीय संविधान जो है उसमें आर्टिकल 25 में हर एक को ये प्रावधान दिया है उसमें कि हर एक को स्वातंत्र है अपनी धार्मिक आचरण करने का। तो ये अधिकारी कौन होते हैं जो धार्मिक श्रद्धाएं जो है उसके ऊपर आघात कर रहे हैं। आज MPSC UPSC हर जगह एग्जाम होती है, लेकिन कहाँ पर भी ऐसे निर्णय नहीं होते, तो ये स्थानिक स्तर के एग्जाम में ही ऐसा क्यों? तो ये हमारा सवाल है। जो अधिकारी जिन्होंने ये सब किया है तो उनको तत्काल निलंबित किया जाए, जो कर्मचारी इसमें थे उनका भी तत्काल निलंबन हो, यही मांग करने के लिए हम यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाले हैं। और आगे से कहाँ पर भी हिंदू स्त्री के प्रति ऐसी दुर्व्यवस्था या उसका ऐसा अवमान कहाँ पर भी ना हो, तो इसके लिए शासन प्रशासन